हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार आप लोग का फिर से एक और स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल RGVITI। इस चैनल के माध्यम से हम लोग एनटीटी और बीएड से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। आज से हम लोग आज से जो हम लोग का पेपर स्टार्ट होने वाला है, पेपर 6 है। क्या है? आधुनिक शिक्षण विधियां, मतलब मॉडर्न टीचिंग मेथड्स। आज से हम लोग मॉडर्न टीचिंग मेथड्स के विषय में पढ़ेंगे कि मॉडर्न टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं और इनका प्रयोग किस प्रकार से हमारे शिक्षण प्रणाली में किया जाता है। तो आइए देखते हैं आधुनिक शिक्षण विधियों में। सबसे पहले हम लोग क्या है कि किंडरगार्टन जो शिक्षण विधि है उसके विषय में देखते हैं कि कैसे क्या है इसका। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं किंडरगार्टन का अर्थ, का क्या अर्थ है। तो देखिए, किंडर जो है, किंडर जो शब्द है, किंडर का मतलब होता है बालक, ठीक है ना। किंडर का ये किंडरगार्टन पूरा ये लिखा हुआ है। किंडर का अर्थ होता है बालक, और गार्टन जो गार्टन शब्द है, गार्टन का अर्थ होता है क्या? बाग या बगीचा, ठीक है ना। बाग या उद्यान, बगीचा कुछ भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्या है कि चिल्ड्रंस का गार्डन। किंडरगार्टन का मतलब क्या हुआ? अगर हम आसान शब्दों में समझना चाहें तो चिल्ड्रंस गार्डन मतलब बाल उद्यान, मतलब ऐसा विद्यालय जहाँ की बच्चों को ऐसा महसूस हो कि वहाँ क्या है, वो उद्यान में है, बगीचे में है, मतलब खेल कूद के माध्यम से वो अपने शिक्षण का कार्य कर सके। देखिए, किंडरगार्टन की जो विशेषता होती है, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। ये जो किंडरगार्टन जो ये पद्धति है, शिक्षण पद्धति, इसकी इसके प्रतिपादक कह सकते हैं फ्रोबेल, ठीक है, फ्रोबेल। इनका क्या है, ये एक जर्मन वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं, या फिर ऐसा है कि शिक्षण शास्त्री इनको बोल सकते हैं। तो ये जर्मनी के मुख्य रूप से रहने वाले थे, इन्होंने ही ये किंडरगार्टन पद्धति दिया है। किंडरगार्टन की जो विशेषता होती है कि किंडरगार्टन एक लघु समाज एवं बालकों का समूह है। क्या है? एक लघु समाज है और बालकों का क्या है? एक समूह है, समझे। बालकों का एक समूह है जिसका वातावरण क्या है? खेल, आनंद तथा स्वतंत्रता से भरा पड़ा है। मतलब उसमें क्या है कि आपको ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें खेल, आनंद और स्वतंत्रता से वो वातावरण परिपूर्ण हो, बालक खेल और अन्य अपने गतिविधियों के माध्यम से वो सीख सके। यह खेल सहयोग, स्वयं क्रिया और आत्म अभिव्यक्ति के अन्य साधनों द्वारा बालक को अपनी रचनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने, सत्य, न्याय और उत्तरदायित्व। देखिए यहाँ पे जो ये जो सत्य न्याय है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा बालकों में इसकी अल्पता देखी जाती है, लेकिन हाँ बाकी ये सब जो है कि बालक अपने क्या है, अपने रचना शक्तियों से, खेल के माध्यम से, अपने आप अभिव्यक्ति के माध्यम से, इन सभी माध्यमों से क्या है, गुणों को सीखने तथा सामाजिक मूल्यों और विधियों को समझने का अवसर इन लोगों को प्रदान किया जाता है। तो यह है किंडरगार्टन पद्धति की विशेषताएं। अब देखिए यहाँ पे फ्रोबेल, ये जो मनोवैज्ञानिक थे, इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विल्हेल्म ऑगस्ट फ्रोबेल, ठीक है ना। ये दक्षिण जर्मनी के कौन से गांव, ओबर पिसेबैंग, ओबर गांव, ओबर नामक एक गांव है, वहां के निवासी थे मूल रूप से। तो ये उनकी पूरी जीवनी है। तो इतना हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग सिर्फ किंडरगार्टन की जो शिक्षण पद्धति है उसी पे हम लोग फोकस करेंगे। तो चलिए, ये भी इधर भी के जीवन के विषय में ही है, आप लोग थोड़ा सा एक बार इनको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए, इसके बाद है कि फ्रोबेल के शिक्षा संबंधी विचार। फ्रोबेल जो थे, जिन्होंने किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का ये किया है, प्रतिपादन किया है, तो उनका क्या मत था शिक्षा के संबंध में, तो उनके क्या विचार थे उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो इनके विचार थे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। बच्चों को जो हम शिक्षा देते हैं, छोटे छोटे बच्चे, किंडरगार्टन मतलब एलकेजी यूकेजी है ना। एलकेजी जैसे हम लोग एक ले लेते हैं एलकेजी। तो एलकेजी का क्या होता है फुल फॉर्म? अब आप लोग टीचर होने वाले हैं तो इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो होता है लोअर किंडरगार्टन, लोअर किंडरगार्टन, ठीक है। ऐसे यूकेजी का क्या हुआ? अगर यूकेजी अगर लिखे तो यूकेजी का कह सकते हैं अपर किंडर गार्टन,
है ना, ये होता है इसका फुल फॉर्म। तो देखिए आप लोग जो अभी जो टीचिंग, आप लोग जो ट्रेनिंग का जो कोर्स कर रहे हैं, इसमें क्या है कि आप लोग एलकेजी, यूकेजी, क्लास 1, 2 ये सब के बच्चों, इन सभी बच्चों से आपका सामना होने वाला है। तो उनके क्या, ये फ्रोबेल के अनुसार जो शिक्षा संबंधी विचार थे इन बच्चों के लिए, खास करके ये जो किंडरगार्टन के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या विचार थे, थोड़ा सा समझते हैं। कि उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बालक के मस्तिष्क को शब्द ज्ञान से भरना नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके मस्तिष्क में बहुत सारे शब्दों का ज्ञान भर दे, है ना, बहुत सारे शब्दों की जानकारी उनको दे दी जाए और वो उन शब्दों में पारंगत हो जाए, ये इनका मत नहीं था। उनका क्या कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चा विषमता में समता या अनेक रूपता में एकता को समझने के योग्य हो जाए। क्या है यहाँ पे, विषमता में समता तथा अनेक रूपता में एकता को समझने के योग्य हो जाए। विषमता में समता मतलब कि जहां विभिन्नता है, जैसे अभी कह सकते हैं कि हमारा देश क्या है, विभिन्नताओं का देश है, विविधताओं का देश है, विविधता में एकता। इस तरीके की समझ अगर बालकों में हम विकसित कर सके, क्या है, अनेक रूपता में एक रूपता मतलब बहुत सारे अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग समाज के अलग अलग समूह के लोग हैं, और उन सभी में अगर ऐसी आप में मानसिकता को विकसित कर दी जाए कि अनेक समूह के लोग हैं फिर भी आप सभी को आप एक जैसा समझें, तो वही है शिक्षा का सही मायने में सही अर्थ होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि बच्चे की प्रकृति के अनुसार शिक्षा, बिल्कुल सही बात है। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड का जैसा नेचर हो, बच्चे का जैसा भी नेचर हो, जैसा उसका स्वभाव हो, उसकी प्रकृति जैसी हो, उसकी जो शिक्षण पद्धति है, उसको जो पढ़ाने के लिए जो शिक्षण पद्धति का हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल उसके अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है ना, बच्चे के समझ में ये चीजें आनी चाहिए, उसकी जो एक्टिविटीज है उसी के हिसाब से आपको पढ़ानी चाहिए। तो जैसे देखिए शिक्षा बच्चे के स्वभाव और उसके आवश्यकताओं के तालमेल से। उसके बाद है शिक्षा का सामाजिक पहलू। देखिए शिक्षा का सामाजिक पहलू क्या है, आखिर से ही क्या है, शिक्षा दे दिए लेकिन उसका क्या है, समाज से कुछ अगर उसका रिलेशन नहीं है तो शिक्षा सारी व्यर्थ रही। तो सामाजिक पहलू उसका क्या है कि फ्रोबेल ने शिक्षा के सामाजिक पहलू पर भी बल दिया। क्या बल दिया है कि उनका विश्वास था कि घर, शिक्षालय, धर्म तथा राज इत्यादि सामाजिक अभिकरण में भी बच्चे का विकास करते हैं और इनमें रहते हुए बच्चा अनेक रूपता में एकता का आभास पा लेता है। क्या क्या, तो बच्चे का क्या है कि धर्म से, घर से या शिक्षालय यानी विद्यालय है ना, या राज, इन सभी जगहों पे रहते हुए बच्चे क्या है, समाज से इंटरेक्ट करते हुए बच्चे क्या सीख जाते हैं, इस अनेक रूपता में एक रूपता का आभास वो पा लेते हैं, यानी अनेक रूपता में एक रूपता वो सीख जाते हैं, जो कि किंडरगार्टन पद्धति की मुख्य विशेषताओं में से एक है। उसके बाद है क्रिया द्वारा शिक्षा, एजुकेशन बाय प्रोसेस। किसी एक सर्टेन प्रोसेस के माध्यम से बच्चे को क्या है, उनको एजुकेट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे क्या है, खेल कूद, है ना, खेल कूद बच्चे के विकास का अनिवार्य तत्व है। बंधन मुक्त तथा स्वच्छंद प्राकृतिक विकास खेलकूद द्वारा ही संभव है। बिल्कुल सही बात है। बच्चे की जो स्वच्छंद प्रकृति है ना, स्वच्छंद रूप से अपने आप को अभिव्यक्त बच्चा कब कर सकता है, जब बच्चा जैसा एक्टिविटी चाहे, जो वो क्रियाकलाप करना चाह रहा है उसको वो करने के लिए आजादी दी जाए और उसी क्रियाकलाप के माध्यम से आप उसको एजुकेशन दे, तभी बच्चा क्या है, स्वच्छंदता के साथ शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। मतलब कि बच्चे खुशी खुशी उस नॉलेज को मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद है कल्पना शक्ति का विकास, इमेजिनेशन डेवलपमेंट। बच्चों में क्या है कि कल्पना शक्ति को प्रेरित करने के लिए उसने गीत, हाव भाव तथा रचनात्मक कार्यक्रम को निर्धारित किया है। देखिए जिस समय किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति फ्रोबेल ने बताई थी उस समय इनका काफी विरोध हुआ। बहुत से ऐसे देश थे, उनकी जीवनी के बारे में आप वहां पर थोड़ा सा 1-2 पेज में जो दिया है वो अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। ऐसे बहुत से देश थे जहां इनकी बातों को माना भी गया, लेकिन बहुत से ऐसे, जैसे बर्लिन वगैरह में, लेकिन बहुत से ऐसे देश थे, बहुत से ऐसे क्या, जर्मनी में खुद जो उनका जो अपना जो देश था वहीं उनका काफी ज्यादा आलोचना हुआ और वहां इस पद्धति को नहीं माना गया था। लेकिन आजकल के शिक्षण पद्धति में क्या है कि किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग इतना विशेषकर इस शिक्षण पद्धति के विषय में देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें आपको कहा गया क्या कि गीत, हाव भाव तथा रचनात्मक कार्यक्रमों को के द्वारा क्या है, इनका
कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। आप लोग देखे होंगे कि एलकेजी यूकेजी का बुक्स आप कभी भी उठा के देख लीजिए, उसमें ज्यादातर क्या होता है, राइम्स होता है, पोएम होता है ना। मतलब बंदर मामा पहन पजामा टाइप, इस टाइप कुछ कुछ इस तरीके से उन लोगों को बताया जाता है ताकि बच्चे आसानी से सीख सकें। गा गा के उनको पढ़ाया जाता है, नहीं कि ऐसा नहीं है कि बुक दे दिया जाता है, बच्चे पढ़ेंगे, पूरा बुक का रीडिंग देंगे, ऐसा करके उनका सिस्टम नहीं रहता है। फिर बच्चे की शिक्षा स्वतंत्र वातावरण में, बिल्कुल स्वतंत्र इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट होना चाहिए बच्चों की शिक्षा के लिए। इसमें क्या है, बच्चे की शिक्षा स्वतंत्रता का अर्थ इसमें होता है स्वयं निर्धारित नियमों को स्वीकार करना। मतलब बच्चे जिस तरीके के नियमों का निर्धारण करना चाहते हैं, बच्चे जिस तरीके के नियमों में रहना चाहते हैं, उस तरीके के नियमों का क्या है, आप निर्धारण करें और उसको आप स्वीकार करें कि बच्चे किस तरीके के नियमों में रहना चाहते हैं, आप उसको समझें, तो स्वीकार करें और उसी तरीके के नियम उन लोगों के लिए निर्धारित की जाए। स्कूल एक बाग के रूप में, स्कूल क्या है, स्कूल एज अ गार्डन है ना। इसीलिए बच्चे को आजकल क्या है कि ये जो प्री प्राइमरी स्कूल या जो बच्चे होते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनके लिए स्पेशल एक अलग स्कूल ही बना दिया जाता है, जिसको आजकल प्ले स्कूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो पूरा स्कूल क्या है कि गार्डन की तरह ही का लुक्स रहता है, इस तरीके के कि बच्चे सिर्फ वहाँ खेल कूद के माध्यम से ही सीखते हैं। बिल्कुल जैसे गार्डन में जाते बच्चा कैसे उछल कूद के इधर उधर खेलने लगता है, बच्चे को ठीक ऐसी ही फीलिंग आनी चाहिए स्कूल में जाते ही। तो स्कूल एज अ गार्डन मतलब आज जो विद्यालय है वो एक बगीचे के रूप में किस तरीके से कार्य करता है उसको थोड़ा समझते हैं। क्या जिस प्रकार से अध्यापक क्या क्या है कि बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है ना, और उसकी देखभाल के लिए एक माली होता है। तो जिस तरीके से एक पौधे को माली सींचता है और उसको उसके विकास में सहयोग प्रदान करता है या सहायता करता है, ठीक उसी प्रकार क्या है, माली के रूप में विद्यालय में क्या होते हैं, शिक्षक होते हैं या शिक्षिका होती है, मदर्स टीचर्स होते हैं। और बच्चे क्या है कि छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं और उनके जो स्वाभाविक गुण है उनको विकसित करने में क्या है कि टीचर्स मदद करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बाग के रूप में। अब देखिए किंडरगार्टन के मुख्य तत्व क्या थे कि शिशु विहार, इसमें शिशु विहार का अर्थ और शिशु विहार पद्धति का उद्देश्य, ठीक है, ये दो चीजें इसमें देखनी है। तो शिशु विहार का क्या अर्थ था तो थोड़ा सा देखते हैं। शिशु विहार का अर्थ है प्रोवेल ने स्कूल को बाग की, अध्यापक को माली की तथा बच्चों को पौधे की संज्ञा दी। देखिए अभी हमने बताया कि क्या है कि इस अगर स्कूल एक बगीचा है तो क्या है, यहाँ अध्यापक जो है, अध्यापक एक माली है और बच्चा क्या है, बच्चा उस बगीचे का पौधा है। ठीक है, और एक माली की तरह अध्यापक का कार्य है उन्हें नन्हे पौधों को देखभाल करना और उन्हें सुंदर एवं पूर्ण बनाने के लिए जल से सींचना। ठीक है, जिस प्रकार से माली एक छोटे से पौधे की देखभाल करता है, उनकी सिंचाई करता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक का काम है कि आप छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको एक पौधे की तरह उतनी ही तवज्जो दे, हर एक बच्चे को आप उतनी ही अहमियत दें और उनके जो मूल जो विकास है, जो भावनात्मक संवेगात्मक जो विकास है, उनके ऊपर आप विशेष रूप से ध्यान दें। देखिए शिशु विहार पद्धति का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है शिशु विहार पद्धति का, इसका उद्देश्य है कि बच्चों के शरीर को शक्ति प्रदान करना। ठीक है ना, क्या है कि बच्चों के शरीर को शक्ति प्रदान करना कि बच्चे खुद से मतलब आत्मनिर्भर रहे, और क्या है कि इनके ज्ञानेंद्रियों को व्यवहार में लाना, उनकी जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो भी ये है उसको क्या है उनके व्यवहार में लाना, उनके कार्यों के व्यवहार में उनको शामिल कराना, उनके मस्तिष्क को जागृति प्रदान करना तथा प्रकृति और अन्य प्राणियों से उसका तादात्म्य स्थापित करना। ठीक है ना, क्या है कि उनके मस्तिष्क को जागृत करना। उनके मस्तिष्क में बहुत सी चीजें चल रही होती है, बच्चे का दिमाग कभी शांत होता नहीं है, तो उनके मस्तिष्क के अंदर जो भी उनकी जिज्ञासाएं हैं, उनकी जिज्ञासाओं को मतलब आप अपने ज्ञान के माध्यम से उनकी जिज्ञासाओं को थोड़ा शांत करें, तो उनके मस्तिष्क को इस प्रकार से आप जागृति प्रदान करा सकते हैं। और क्या है, प्रकृति और अन्य प्राणियों से उनका तादात्म्य स्थापित करना, प्रकृति के बारे में उनको बताकर उनके साथ उनके तालमेल को स्थापित करना। ठीक है, इसके बाद है शिशु विहार की विशेषताएं। देखिए शिशु विहार की विशेषताओं में क्या है, आत्मक्रियाशीलता। आत्मक्रियाशीलता क्या होता है कि देखिए फ्रोबेल का विश्वास था कि बच्चे को ऐसी किसी भी क्रिया में नहीं रमना चाहिए जो अध्यापकों
एवं माता पिता ने थोपी हो। बच्चे को क्या है कि ऐसी क्रियाशीलता में नहीं बच्चों को शामिल करना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे क्रिया में नहीं उनको शामिल करना चाहिए जो कि क्या है, जबरदस्ती उनके ऊपर थोपा गया कि नहीं आपको ये करना ही है। नहीं, बच्चे को वही करने दे जो बच्चा करना चाह रहा है, वही उनको करने के लिए प्रेरित करे, ताकि वो अपने पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अपने भावनाओं और अपने निर्णयों का क्या है, निर्णयों को कार्यान्वित कर सके। पूर्ण स्वतंत्रता, वो अपने हिसाब से जो भी एक्टिविटी करना चाहता है वो अपने हिसाब से करके पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अपने कार्यों को क्या करे, कार्यान्वित करे। बच्चे का विकास उसके आंतरिक शक्ति द्वारा होता है। बच्चे का जो मेन जो डेवलपमेंट होता है उसके अपने अंदर की क्षमताओं से ही होता है, ठीक है। उसके बाद है थोड़ा सा ये भी फ्रोबेल के जीवन का यहाँ पे थोड़ा सा है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि देखिए वहां पर थे तो फिर देखिए क्रियाशीलता के संबंध में जो भी वो क्रिया करना चाहता है, क्रियाशीलता जो उसको स्वतंत्र रूप से उसको करने की आजादी होनी चाहिए, उसके संबंध में क्या है, निम्नलिखित बातें आवश्यक है। बच्चों की क्रियाशीलता के संबंध में क्या निम्नलिखित बातें आवश्यक है, कौन कौन सी बातें हैं, इंपॉर्टेंट बात है कि यह नियंत्रित अथवा शोधित क्रिया, बच्चे जो क्रिया कर रहे हो आप उस पर ध्यान रखें, क्या हो वो नियंत्रित क्रिया करे और शोधित क्रिया। ऐसा नहीं कि बच्चे की मनमानी, बच्चे को अपना स्वतंत्र रूप से क्रिया करने देना है, लेकिन किस प्रकार की क्रियाएं कर रहा है उस पर भी आपको नजर बनाए रखना है। जो टीचर आपको साइड से आपको उसके ऊपर नजर बनाए रखना है। इसने बच्चे का मन कर रहा है क्रिया कर रहा है, बच्चे का मन कर रहा है कि छत से छलांग लगा दे नीचे, तो उसको छलांग लगाने के लिए थोड़ी ना छोड़ देंगे, है ना। तो उस प्रकार के क्या है कि यह नियंत्रित अथवा शोधित क्रिया हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आत्म क्रियाशीलता ही कार्य अथवा खेल का रूप ग्रहण करे। उसके अंदर जो आत्म क्रियाशीलता, उसके अंदर की जो क्रियाशीलता है वो क्या है, वही क्या होना चाहिए, उसका खेल का रूप ग्रहण करे, ऐसा ही होना चाहिए। यह संदिग्ध अथवा अनिश्चित हो कि क्या है क्रियाशीलता, क्रियाशीलता संदिग्ध हो और अनिश्चित हो, ये नहीं कि निश्चित हो, फिक्स नहीं होनी चाहिए। फिर सार्थक क्रियाओं के लिए सामाजिक वातावरण आवश्यक है। देखिए बच्चा जो भी कर रहा है क्रियाएं, जो भी क्रियाएं कर रहा है तो वो बच्चे तो अपने हिसाब से मनमानी करेंगे, पर आपको ऐसे वातावरण का निर्माण करना है कि बच्चे क्या है जो क्रिया भी करें वो एक सार्थक क्रिया कर सकें। फिर है देखिए जैसे देखिए ये हो गया क्रियाशीलता। क्रियाशीलता के बाद क्या है इसकी विशेषताओं में, और क्या है, खेल। तो फ्रोबेल के अनुसार क्या है, इस अवस्था में खेल कूद पवित्रम तथा पूर्ण आध्यात्मिक क्रिया है। खेल कूद क्या है, पवित्र और पूर्ण आध्यात्मिक क्रिया, बिल्कुल बिल्कुल ये शुद्ध आत्मिक क्रिया है खेल, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की खोट या ईर्ष्या द्वेष की नहीं बातें नहीं होती है बच्चों में। बच्चे क्या है पूर्ण रूप से उनका जो कह सकते हैं स्वाभाविक गुण होता है खेलने का, इसमें कोई ये विशेष नहीं होता। ये यह आनंद, स्वतंत्रता, संतुष्टि, शारीरिक और हार्दिक विश्राम प्रदान करता है। खेल क्या है, खेल बच्चों को क्या है, आनंद प्रदान करता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है, संतुष्टि प्रदान करता है, शारीरिक और हार्दिक विश्राम भी ये प्रदान करता है, संसार में शांति स्थापित करता है। खेल कूद के माध्यम से वास्तविक बात है भाई, संसार में काफी इसमें पूरे दुनिया में शांति स्थापित करने में खेलकूद का अहम योगदान है। और इसके बाद है जैसे गीत, हाव भाव तथा रचना। फ्रोबेल का क्या मानना था कि गीतों के माध्यम से या रचनाओं के माध्यम से क्या है बच्चों में रचनात्मकता की वृद्धि की जा सकती है, उनमें रचनात्मकता जो क्रियाशीलता है, रचना की क्रियाशीलता, उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। उसके बाद है गीतों का चयन, ठीक है। गीतों का चयन के लिए देखिए फ्रोबेल ने गीतों की एक पुस्तक लिखी, माँ और शिशुओं के गीत, ठीक है। उसमें क्या कहा है कि पुस्तक में 50 गीत हैं, गीतों के साथ खेला भी जा सकता है, गीतों के पीछे भावना के बच्चे अपने अंगों और अपने विभिन्न इंद्रियों का उपयोग कर सके। आसपास के वातावरण के साथ कोई ना कोई क्रीड़ा जुड़ी हुई है, जैसे आंख मिचौनी। गीतों का चयन अध्यापक बच्चे के विकास के लिए के अनुरूप करता है। प्रत्येक गीत के 3 भाग हैं। गीत के देखिए गीतों के माध्यम से बच्चों को अनेक क्रियाओं को सिखाया जा सकता है, ठीक है ना। कई बार जैसे बच्चे एक झुंड बना के सर्कल बना के बैठ जाते हैं, उसमें बहुत तरीके का खेल खेलते हैं, रुमाल चोर, या जैसे इसमें आंख मिचौनी की चर्चा की गई, बहुत से ऐसे खेल हैं जो बच्चे गीत गा गा के खेलते हैं। गीतों के कितने भाग हैं, तो प्रत्येक गीत के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, माता या अध्यापक के लिए मार्गदर्शक आदर्श वाक्य उसमें होता है,
दूसरा लय ताल और क्या है बुद्ध कविता होता है। फिर तीसरा क्या है, गीत को समझने के लिए एक तस्वीर होती है ना। जहां भी उनके पुस्तकों में मतलब उस टाइप के राइम्स या पोएम्स होते हैं, वहां आसपास क्या होता है, एक फोटो दिया होता है ताकि बच्चे उस फोटो को देख के ही पढ़ते हैं। अगर चिड़िया से रिलेटेड गीत होगा, तोते से रिलेटेड गीत होगा, तो वहां पे एक तोते का फिगर अवश्य रहता है। उसके बाद है उपहार तथा कार्य। देखिए, उपहार और कार्य के माध्यम से बच्चों में क्रियाशीलता को बढ़ावा दिया जा सकता है। खेल तथा क्रियाशीलता की महत्ता पर पहले ही बल दिया जा चुका है। क्रियाशीलता की सुविधा के लिए फ्रोबेल ने जिन चीजों का आयोजन किया उन्हें उपहार कहते हैं। देखिए, जिस प्रकार की चीजों का आयोजन किया जाता है उन सब चीजों को क्या कहते हैं, उपहार कहा जाता है। उसके बाद है फ्रोबेल द्वारा बताई गई पद्धति की सीमाएं। ठीक है, इसमें इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। तो क्या सीमाएं हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह अप्लाई कर दो, हर कंडीशंस में अप्लाई कर दो, ऐसा नहीं, कुछ इसकी लिमिट्स हैं। इसकी लिमिट्स है कि शिशु विहार में जहाँ भी बच्चे मतलब फ्रीली खेल रहे हैं और खेल के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वहाँ क्या शिशु विहार में बच्चों के आंतरिक विकास पर बहुत बल दिया जाता है, बहुत अधिक बल दिया जाता है। आंतरिक विकास, उसके अंदर की जो क्षमता है उसको विकसित करने पे ही बल दिया जाता है। वातावरण के महत्व पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। वातावरण, एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत कम ध्यान दिया है, जबकि बच्चों के विकास के लिए क्या है, आप उसके आंतरिक बल को तो बढ़ावा दें ही, साथ में साथ ही साथ क्या है कि जो आसपास का वातावरण है उस वो भी बच्चों के शिक्षण के लिए, बच्चों के ज्ञान अर्जन के अनुकूल ही होना चाहिए। तो क्या फ्रोबेल के उपहार क्या है, फ्रोबेल के उपहार क्या साधारण है। फ्रोबेल का जो भी उपहार है वो काफी साधारण है। वे ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण में इतने सहायक नहीं है। उनका जो भी उपहार का अभी जो जस्ट हमने अभी उपहार की बात की, तो जो भी उनका उपहार है वो बहुत ही साधारण से है, उनके माध्यम से बच्चे ज्यादा कुछ नहीं सीख सकते। उसके बाद है विभिन्न विषयों के अध्यापन में क्या है, समन्वय की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। समन्वय की ओर, ठीक है ना, यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे मिसप्रिंट है। तो विभिन्न विषयों के अध्यापन में समन्वय की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। ठीक है, यानी कि विषयों के अध्यापन में समन्वय का होना भाई आवश्यक हो जाता है। फ्रोबेल ने बच्चे से बहुत अधिक आशा की है और बच्चे उपहारों द्वारा खेलते हुए एकता के अमूर्त भाग को नहीं समझ सकते। सही बात है, बच्चे अगर किसी खिलौने के माध्यम से खेल रहे हैं तो उसके हिसाब से बच्चे इस बात को नहीं समझ सकते कि यूनिटी क्या है, एक रूपता क्या है। ये सब चीजों को समझानी पड़ती है स्पेशल एक्टिविटीज के माध्यम से। फिर क्या है कि बच्चों से वो आशा बहुत अधिक करते हैं, तो इतनी भी अपेक्षाएं बच्चों से नहीं रखनी चाहिए। यह भी संभव नहीं कि खेलकूद को शिक्षा में इतना महत्व दिया जाए, क्योंकि गंभीर अध्ययन के लिए यह उपयोगी नहीं है। आगे जाके भाई आपको डीप नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए आपको अधिक से अधिक पढ़ना पड़ता है। तो ज्यादा खेलकूद पे अगर उनको डिपेंडेंट कर देंगे तो आगे क्या है कि नॉलेज एक्वायर करने में थोड़ा सा उनको परेशानी हो सकती है। फिर उसके द्वारा रचित गीत असामयिक है, प्रत्येक स्कूल में इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। हर स्कूल में इस तरीके के गीतों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। शिशु विहार व्यक्तिगत अध्यापन की ओर ध्यान नहीं देता है। शिशु विहार जो होता है कि हर एक बच्चे को स्पेशल उनके अध्यापन की ओर ध्यान नहीं देता है। अब फिर यह है फ्रोबेल का आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव। तो क्या क्या है उनका आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव है, तो देखिए स्कूल की नई धारणा। ठीक है ना, स्कूल की नई धारणा में क्या है, आधुनिक शिक्षा में स्कूल को छोटे समाज के रूप में माना जाता है। आधुनिक स्कूलों की सहकारी संस्थाएं समझा जाता है। देखिए, आधुनिक शिक्षा में स्कूल को छोटे समाज के रूप में माना जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई, हम लोग तो बोलते ही हैं कि जो बच्चे का जो समाज के रूप में जो पहला इंटरेक्शन होता है वो कहाँ है, विद्यालय में। भाई विद्यालय एक छोटा समाज का ही एक छोटा सा रूप है। उसके बाद है बच्चों के अध्ययन पर बल। बच्चों के अध्ययन के ऊपर क्या है कि काफी बल आजकल दिया जाता है। ये कैसे भाई, फ्रोबेल ने बच्चे की प्रवृत्तियों तथा उसकी भावनाओं के अध्ययन पर बहुत बल दिया था। क्या क्या पे, बच्चों की प्रवृत्तियों और उसकी भावनाओं के ऊपर ये फ्रोबेल ने काफी बल दिया था। आधुनिक शिक्षा भी इसे बहुत आवश्यक समझती है और इस बात का आयोजन करती है कि बच्चे मूल प्रवृत्ति तथा भावनाओं को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का पूर्ण अवसर दे। सही बात है, आजकल की जो हमारी शिक्षण पद्धति है उसमें भी क्या है कि बच्चों के मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर हम लोग बुक्स का नॉलेज के ऊपर थोड़ा कम ध्यान देते हैं। ज्यादा फोकस क्या रहता है कि उनके प्रवृत्तियों और उनकी भावनाओं को समुचित रूप से विकसित किया जा सके। उसके बाद है ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, ट्रेन। बच्चों को क्या है
कि विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के लिए फ्रोबेल ने उपहारों का आयोजन किया था। तो आजकल चलिए उपहारों के माध्यम से ही, लेकिन क्या है कि हम लोग जो लोअर क्लासेस के जो बच्चे होते हैं उनके समक्ष जो उनके जो मदर टीचर्स होते हैं या जो भी जो टीचर्स होते हैं उनके समक्ष बहुत से ऐसे खिलौनों को ले जाते हैं। रंग बिरंग के कलरफुल खिलौने होते हैं और उन खिलौने के माध्यम से क्या है कि उनको तरह तरह की चीजों के बारे में सिखाया जाता है। जैसे देखिए बच्चों को आकार, रूप, रंग और संख्या आदि का ज्ञान करवाया जाता है, ठीक है ना, कि हाँ काउंट करो। वो कलरफुल बना होता है फाइबर का, 1 2 3 4, 1 है तो रेड कलर का है, 2 है ग्रीन कलर का है, 3 है तो येलो कलर का है। इस तरीके से कलरफुल चीजों से वो बना होता है। फिर शिक्षा में प्रकृति अध्ययन, शिक्षा में देखिए नेचर इन एजुकेशन, स्टडी ऑफ नेचर इन एजुकेशन। इसमें क्या है कि फ्रोबेल के लिए प्रकृति अध्ययन का अर्थ था क्या, बच्चे को भगवान के समीप लाना। किसके समीप लाना? भगवान के समीप। देखिए अगर प्रत्यक्ष रूप से अगर हम लोग भगवान की अगर बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से मैं प्रकृति को ही भगवान मानता हूँ और प्रकृति ही भगवान है। अगर प्रत्यक्ष भगवान की बात करें, ऐसे काल्पनिक तो देवी देवता बहुत सारे हैं भाई, लेकिन क्या है प्रत्यक्ष रूप से अगर भगवान की बात करें तो सूर्य, अग्नि, वायु, ये सब जल, ये सब क्या है, ये सब प्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए देवता है। हमारे शास्त्रों में भी इनको देवता के रूप में माना गया और हम लोग प्रत्यक्ष रूप से इनको देवी देवता के रूप में अभी महसूस भी कर सकते हैं। चाहे जो भी प्राकृतिक संपदाएं जैसे पेड़ पौधे भी हो गए, ये सभी हमारे लिए भगवान के रूप में अभी भी कार्य करते हैं, क्योंकि ये सारे जो भी तत्व है सारे हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इनमें से अगर एक भी तत्व को हटा दिया जाए तो हमारा जीवन बहुत ही कठिन है, मुश्किल है हमारा जीवित रह पाना। तो इनका मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि क्या है, बच्चों को प्रकृति के समीप लाए, अर्थात भगवान के समीप लाए। फिर है पूर्व प्राथमिक अथवा पूर्व बुनियादी शिक्षा, ठीक है, प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है कि वर्तमान शिक्षक बच्चे को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के महत्व को खूब समझने लगा है, ठीक है ना। जो आजकल के जो बच्चे, आजकल के जो शिक्षक हैं वो बच्चों के पूर्व प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है उसको काफी समझने लगे हैं। आज हमें ऐसे अनेक शिक्षा केंद्र देखने को मिलते हैं जो कि बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। फ्रोबेल विश्वास करते थे जब शिशु शिक्षा नहीं होगी कुछ भी ठोस श्रेष्ठ प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक छोटे छोटे बच्चों को, ठीक है, जब तक छोटे में ही बच्चे को, जब उनकी अवस्था बहुत छोटी होती है, अगर उसी समय अगर उनको शिक्षा नहीं दिया जाएगा तो फिर क्या है, कुछ भी ठोस और श्रेष्ठ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है शिशु शिक्षा के लिए स्त्री अध्यापिका। बहुत, ये मदर टीचर की जो बात करें, फीमेल टीचर होनी चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं 2 साल 3, जैसे कि यूकेजी, एलकेजी, नर्सरी, ये सब क्लासेस के जो बच्चे होते हैं इनको पढ़ाने के लिए क्या है कि फीमेल टीचर हो तो ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। ऐसे मेल टीचर से बच्चे क्या है थोड़ा डरे सहमे से रहते हैं। तो अक्सर देखा भी गया है कि एनसी, एलकेजी, यूकेजी इन सब क्लासेस में क्या है फीमेल टीचर्स ही पढ़ाते हैं। क्या होता है कि इस स्तर पे स्त्री शिक्षिका पुरुष शिक्षक की अपेक्षा अधिक प्यार तथा सहज स्वाभाविक स्नेह बच्चों को प्रदान करती है और इसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाती है। फिर बच्चे के व्यक्तित्व का मान। तो बच्चे के व्यक्तित्व का मान का यहाँ पे नॉलेज ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ चाइल्ड, इसमें क्या है कि फ्रोबेल बच्चों के लिए जिया और बच्चों के लिए मरा। फ्रोबेल का जो आप लोग जीवनी जब पढ़ोगे तो उसमें वो पता चलेगा आप लोगों को कि फ्रोबेल जो अपना पूरा जीवन काल क्या है वो बच्चों के ऊपर ही रिसर्च करने में उन्होंने निकाल दिया कि बच्चों का बचपन किस तरीके से होनी चाहिए और बचपन में उनको शिक्षा से किस प्रकार से जोड़ा जाना चाहिए। उसने जीवन भर बच्चों के लिए कार्य किया, बच्चों के लिए उसका हृदय प्यार से लबालब भरा हुआ था। आधुनिक शिक्षक बच्चों के व्यक्तित्व को बहुत महत्व देते हैं। बहुत सही बात है भाई कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके पर्सनालिटी के ऊपर जो अभी के जो टीचर्स हैं उनको काफी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद क्या है कि देखिए खेल के द्वारा शिक्षा। खेल के द्वारा बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा, तो फ्रोबेल का विश्वास था कि आत्मविश्वास के लिए खेल का सर्वोच्च स्थान है। उसने स्कूल के कार्यक्रम में खेलकूद को मुख्य स्थान दिया। बिल्कुल सही बात है भाई। जो लोग भी आज खेलकूद से जुड़े हैं और साथ में अपना शिक्षण कार्य कर रहे हैं वो इस बात को भली भांति महसूस कर सकते हैं कि आत्मविश्वास में अगर आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है तो कॉन्फिडेंस में खेल का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप खेल के माध्यम से आप प्रेशर हैंडल करना सीखते हैं, आप अपना कॉन्फिडेंस वापस लाना सीखते हैं तो उसका यूज आप अपने शिक्षण विधियों में भी कर, शिक्षण
के दौरान कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई के दौरान कर सकते हैं। एग्जाम में अगर आप अंडर प्रेशर हैं तो वो खेल, जैसे आप खेल के दौरान प्रेशर हैंडल करते हैं और उसके बाद प्रेशर से बाहर निकलते हैं, आप एग्जाम में भी आप उन चीजों का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या उन चीजों के माध्यम से आप अपने एग्जाम के प्रेशर को भी हैंडल करने के लिए सीखते हैं। तो शिक्षा में क्रियाशीलता, देखिए प्रोडक्टिविटी इन एजुकेशन क्या है शिक्षा में क्रियाशीलता, तो ये फ्रोबेल प्रथम शिक्षाविद था जिसने आत्म क्रियाशीलता को शिक्षा का आधार माना। इसमें आत्म क्रियाशीलता की बात हो रही है कि आत्म क्रियाशीलता को क्या है, इन्होंने शिक्षा का आधार माना है। तो किंडरगार्टन में समयानुसार परिवर्तन, देखिए समय के साथ किंडरगार्टन में भी परिवर्तन बहुत से, इस शिक्षण पद्धति में बहुत से परिवर्तन ऐसा देखने को मिला है कि पहले क्या है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने के लिए किंडरगार्टन के सभी देशों में प्रचार हुआ। जैसे जैसे बच्चों संबंधी मनोवैज्ञानिकों की जानकारी बढ़ती गई, वैसे किंडरगार्टन के खेलों, कथाओं तथा गीतों में वातावरण के अनुकूल परिवर्तन कर दिए गए। पहले जो जिस प्रकार के गीत, जैसे अभी हमने पीछे पढ़े थे, इसके जो गीत थे पहले के, वो उतने लॉजिकली या हर सिचुएशन के लिए फिट नहीं बैठते थे। हर विद्यालय को हर विद्यालयों में उन गीतों का उपयोग नहीं किया जा सकता था। तो क्या है, समय के अनुसार समय जैसे जैसे परिवर्तित होता गया, तो वैसे ही क्या है, इसमें जो गीतों का था, गीतों में वातावरण के अनुकूल भी परिवर्तन कर दिया गया। ठीक है, तो लेकिन क्या है, देश तथा काल के अनुसार किंडरगार्टन प्रणाली में कई परिवर्तन हुए, परंतु उसके मूल सिद्धांत अब भी वही है जो प्रवर्तक ने दर्शाए थे। मतलब इसके जो प्रवर्तक यानी कि फ्रोबेल ने जो अपना जो मूल रूप से इसका जो सिद्धांत दर्शाया था, अभी भी किंडरगार्टन जो शिक्षण पद्धति है अभी भी उसी पर ये कार्य करती। ठीक है, तो ये था आज आपका टॉपिक किंडरगार्टन मतलब शिक्षण पद्धति के बारे में, कि किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति क्या है, आधुनिक शिक्षण विधियों में से एक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये आधुनिक शिक्षण विधियों में जो किंडरगार्टन शिक्षण विधि आज हमने पढ़ी है, आप लोगों को बहुत हद तक समझ में आई होगी। और अगर ये वीडियो अगर सही लगे, समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करना ना भूले। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।